already covered. Okay, so we were doing factors affecting capital structure, the choice of capital structure. इसमें हमने बहुत सारी discussion की. In the last class, we were talking about tax rate, then we were talking about cost of equity, and then we talked about interest coverage ratio. तो interest coverage ratio में हम ये पढ़ रहे थे that जैसे हमें पता है interest coverage ratio का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट. तो इससे पता लगता है हाउ मेनी टाइम्स आर वी कवर्ड. जैसे अगर EBIT 5 लाख है और इंटरेस्ट 1 लाख है तो हम कहेंगे दैट वी आर कवर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 टाइम्स. मतलब जितना इंटरेस्ट हमने देना है उससे 5 टाइम्स हमारे पास अर्निंग है. तो जितनी ये ज्यादा रेशो होगी उतना मुझे किससे प्रॉब्लम कम होगी. जितनी ये रेशो बड़ी होगी उतनी मेरी प्रॉब्लम किससे कम होगी. आई मीन आई कैन गो फॉर डेट. तो इसमें हमने पढ़ा था द हायर द रेशो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस. यस, दिस इज व्हाट वी हैड रिटन. फिर हम कह रहे थे बट इस रेशो में कुछ कमी है. पहली कमी तो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि 5 लाख में से 1 लाख देना है, दिस इज नॉट 100% करेक्ट. क्योंकि ये 5 लाख जरूरी नहीं है कि किस फॉर्म में हो, कैश की फॉर्म में. ये जरूरी नहीं है कि ये कैश की फॉर्म में हो, बट जो इंटरेस्ट हमें पे आउट करना है वो तो कैश की फॉर्म में ही होगा. तो ये दोनों चीजें वैसे देखा जाए कंपेरेबल नहीं है. जब हम कहते हैं कि 5 लाख में से 1 लाख देना है, दिस इज नॉट 100% करेक्ट. और दूसरी प्रॉब्लम इस रेशो के साथ ये है कि ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रही है, बट व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाट अबाउट द रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही. तो आई टोल्ड यू कि ये एक 100% परफेक्ट रेशो नहीं है, इसलिए दे हैव कम अप विद अनदर रेशो एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट. हमने टोटल 13 पॉइंट्स लिख लिए थे विषय. So this is the last factor. And that is debt service coverage ratio, DSCR, debt service coverage ratio. मतलब this is a better ratio than ICR. इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स plus depreciation, I will explain you the meaning, plus interest plus non-cash expenses divided by preference dividend plus interest plus repayment obligations. पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग. तो आईसीआर में पहली रेशो ये थी कि जो न्यूमरेटर था वो सारा किस फॉर्म में नहीं था. इन आईसीआर रेशो जो हमने अभी पढ़ी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो न्यूमरेटर था दैट वाज नॉट एग्जैक्टली इन विच टर्म्स. यस, बट अब ये जो हमारा न्यूमरेटर है ना, ये सारा का सारा कैश की फॉर्म में होगा. कैसे, अभी बताती हूँ. हैव यू रिटन द फॉर्मूला? देखो जी, जैसे हमारा P&L होता है, इसमें हमारा प्रॉफिट आता है. अब ये प्रॉफिट सारा का सारा जरूरी नहीं है कैश की फॉर्म में हो, क्योंकि इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ नॉन कैश चीजें भी लिखी हैं. फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन. जब भी हम नॉन कैश की बात करते हैं सबसे पहले हमारे मन में डेप्रीसिएशन आता है. तो मैंने इसको ऐड कर दिया. बाय, ध्यान से देखना,
मैं चाहती हूँ कि मैं डेप्रीसिएशन का इफेक्ट हटा दूं, बिकॉज दिस इज अ and I want my profit to be only in which term? Yes, तो मतलब ये जो प्रॉफिट है ये कैश की टर्म में नहीं है कंप्लीटली, तो मैं चाहती हूँ कि ये कैश की फॉर्म में हो जाए। तो इसलिए मैं जो नॉन कैश चीजें हैं उनका इफेक्ट हटाना चाहती हूँ। कैसे हटाओगे? जैसे डेप्रीसिएशन को ऐड कर दोगे। अगर डेप्रीसिएशन ना होता तो आपका ये वाला प्रॉफिट ज्यादा होता या कम होता? ज्यादा होता। तो मैंने डेप्रीसिएशन को ऐड कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने डेप्रीसिएशन का इफेक्ट हटा दिया। एंड डेप्रीसिएशन का इफेक्ट क्यों हटाया है? बिकॉज दिस इज व्हाट? यस, इसके अलावा और भी कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ऑल, उनको भी हटा दो, उनका इफेक्ट भी हटाना है। अगर मुझे उनका इफेक्ट हटाना है तो मुझे अपने प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ानी होगी, बिकॉज ये खर्चा है जो आप ऐसे समझो कि ये नहीं है, इसको हटाओ। अगर ये नहीं होता देन माय प्रॉफिट वुड हैव बीन हायर, राइट? तो ये दो खर्चे अगर मैं हटा रही हूँ तो मैं प्रॉफिट में इनकी वैल्यू को ऐड कर दूंगी। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव टेकन हियर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें हमने डेप्रीसिएशन की वैल्यू को ऐड कर दिया बिकॉज दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और डेप्रीसिएशन के अलावा अगर कोई और भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको भी ऐड कर दो। ना मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपसे कोई वो न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग सो दैट यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। तो आई आस्क यू, डेप्रीसिएशन को ऐड क्यों किया? मतलब इफ आई एलिमिनेट इट्स इफेक्ट तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ये खर्चा था, इसको हटाना है। इसने मेरे प्रॉफिट को फिलहाल कम किया हुआ है, बट अगर मैं इसे हटा दूं तो मैं प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ाऊंगी, राइट? एंड व्हाई डू आई वांट टू एलिमिनेट दिस? एंड आई वांट कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो सारा का सारा कैश की फॉर्म में हो, बिकॉज मैं कह रही हूँ कि इसमें से मुझे ये सब पे करना है। तो जब इसमें से ये सब पे करना है तो ये भी कैश की फॉर्म में हो और ये भी कैश की फॉर्म में हो, तभी सेंस बनती है। ओके, देन इंटरेस्ट को क्यों ऐड किया? मैं आपसे पूछती हूँ, लाइक व्हेन आई से कि न्यूमरेटर जो भी वैल्यू है 5 लाख, लेट्स से 5 लाख में से 1 लाख देना है, तो ये जो न्यूमरेटर है दैट शुड बी बिफोर इंटरेस्ट या आफ्टर इंटरेस्ट? इमेजिन कि जो डिनोमिनेटर है वो इंटरेस्ट है, मैं कह रही हूँ 5 लाख में से 1 लाख देना है, तो ये जो 5 लाख है ये बिफोर इंटरेस्ट होना चाहिए या आफ्टर इंटरेस्ट? यस, इट शुड बी बिफोर दिस अमाउंट ना, क्योंकि इसमें से अभी देना है। तो जब हमने यहाँ पे लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो फिर इसमें इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, बट आई डोंट वांट टू माइनस इंटरेस्ट बिकॉज आई वांट माय न्यूमरेटर टू बी सच जिसमें से अभी इंटरेस्ट देना है। तो मैं इंटरेस्ट को भी एड बैक करूंगी, उसका इफेक्ट भी कैंसिल आउट करूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अभी इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट हो। मैं चाहती हूँ ये भी अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में वो वैल्यू चाहिए जिसमें से अभी इंटरेस्ट देना है। क्या आप समझ सकते हो? तो न्यूमरेटर में हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज लाइक द फाइनल वैल्यू दैट वी स्टार्टेड विद, फाइनल वैल्यू ऑफ P&L। उसमें हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मुझे नॉन कैश चीज़ों को हटाना है। फिर बाकी के जो नॉन कैश खर्चे हैं उनको भी ऐड किया, इंटरेस्ट को भी ऐड किया, बिकॉज आई वॉन्ट माई न्यूमरेटर टू बी सच जिसमें से अभी इंटरेस्ट देना है, बिकॉज तभी तो सही कंक्लूजन निकलेगा, राइट? ओके, आई आस्क यू इफ यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ये इंटरेस्ट को क्यों ऐड किया? हम्म
बिकॉज जैसे यहाँ पे भी था ना वैसे EBIT, दिस अमाउंट वाज बिफोर इंटरेस्ट ना, तभी हम कह रहे थे कि 5 लाख में से अभी 1 लाख देना है, राइट? एंड देन इट इज गिविंग मी द राइट कंक्लूजन। अगर मैं कहूँ 5 लाख में से 1 लाख दे दिया है, फिर क्या मतलब कंपेयर कर रहे हो आप? देन इट वोंट मेक सेंस। तो न्यूमरेटर में वो वैल्यू होनी चाहिए विच इज बिफोर इंटरेस्ट, सो दैट यू कैन से कि इसमें से अभी इतना इंटरेस्ट देना है, राइट? ओके, तो ये रेशियो जो है इसने दोनों कमियों को पूरा किया जो आईसीआर की थी। एक तो आईसीआर में कमी थी कि वो जो न्यूमरेटर था वो कैश की फॉर्म में नहीं था, यहाँ पे सारा कैश की फॉर्म में हो गया। दूसरा कमी थी आईसीआर में, कैन यू टेल? Yes, that was not talked about, but here we are talking about that as well. ठीक है, तो दोनों कमियों को इसने पूरा कर दिया। वैसे इस रेशो का भी मतलब वही है, जितनी ये रेशो ज्यादा होगी उतनी मुझे चिंता कम होगी। मुझे लगेगा हाँ, मैं इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ, प्रिंसिपल भी पे कर सकती हूँ। जितनी ये रेशो ज्यादा होगी उतनी मुझे टेंशन कम होगी। अग्रीड? तो ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं था। यू कुड जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड इसका जो कंक्लूजन है वो आईसीआर जैसा ही है। लाइक आई सेड, जितनी ये रेशो बड़ी होगी उतना मेरा रिस्क कम होगा एंड मुझे डर कम लगेगा। इंटरेस्ट और बाकी के जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं आराम से पे कर दूंगी। सो लेट्स राइट नाउ, डेट सर्विस कवरेज रेशो takes care of the deficiencies referred to in the interest coverage ratio. The cash profits, mind the word cash profits, हमें वो profits चाहिए जो cash की form में है, तभी सही conclusion निकलेगा। The cash profits generated by the operations are compared with the total cash required for the service of debt, which is service of debt में दो चीजें आती हैं। Can you guess? Good. तो कह रहे कैश प्रॉफिट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं विद द टोटल कैश दैट वी नीड फॉर द सर्विस ऑफ डेट विच इज इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, एंड साथ ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हम इतनी बात नहीं करते, बट लाइक आई सेड, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो जब भी प्रॉफिट्स होंगे तो पीछे का भी डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट? तो टू सम एक्सटेंट प्रेफरेंस शेयर्स भी मुझे बर्डन दे सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी समथिंग जिसके बारे में मुझे टेंशन करनी पड़ सकती है, बट डेफिनेटली नॉट किसके बारे में मुझे टेंशन नहीं करनी पड़ेगी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, किसकी पेमेंट, सॉरी, यस यस। तो इक्विटी डिविडेंड बिल्कुल ही ऐसा होता है जिसमें मुझे कोई बर्डन नहीं है। एज अ कंपनी आई डोंट हैव अ बर्डन कि नहीं मुझे देना ही देना है, बट प्रेफरेंस डिविडेंड कैन बी अ स्लाइट बर्डन समटाइम्स, like I said, if the preference shares are cumulative. That's why they have also considered this कि ये भी बर्डन हो सकता है कई बार, ठीक है? पर इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते बिकॉज आवर मेन फोकस इज दिस फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट विच इज इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा बात कर रहे होते हैं। यहाँ तक लिखे थे, आई गो टू द नेक्स्ट पेज।
विशी, आई वुड आस्क यू सारा कि वैसे तो हम फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट कर देंगे अनदर 4-5 क्लासेस के बाद, बट फिर भी अभी जैसे आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल मार्केट्स की जो लास्ट की 2-3 क्लासेस है ना वो एक बार अपने लेवल पे कवर कर सकते हो, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो इट्स नॉट कमिंग फाइनेंशियल मार्केट, यू वर सेइंग? Okay, then that's a relief because in my mind I'm constantly thinking कि मुझे वो भी करना है 18th तक, but it's not like that then. Okay, yeah, because I don't want to rush with this chapter क्योंकि ये बहुत important है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि आपको financial market आ रहा है तो I would need to do something, but then it's okay. Okay, last thing, a higher DSCR, debt service coverage ratio, indicates better ability to meet cash commitments। मतलब मुझे टेंशन कम होगी अगर ये रेशो हायर होगी, and then company can go more for what? Hmm. And consequently, मतलब as a result, the company's potential to increase debt component, the company can go more for debt if this ratio is higher in its dash. Can you think about this? क्या होगा ये to increase debt component in its? Yes, which is the name of the topic. तो इसी के साथ हमारी सारी डिस्कशन खत्म हो जाती है about these factors. लिख लिया श्री? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी हम केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे शॉर्टली। अब हम चलते हैं थोड़े इजी टॉपिक की तरफ, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो श्री, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? सिंपल सा मतलब समझो इसका, जैसे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑल। किन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए या कम फिक्स्ड एसेट्स चाहिए? दैट इज द टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आई रिपीट, किन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए एज अ कंपनी या कम? सो द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हो, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? जिसका काम होता है कहीं से सामान खरीदना, कहीं बेच देना, दैट्स इट। या आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इसमें होता है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड बनाया एंड देन यू आर गोइंग टू सेल इट। आपको क्या लगता है किस केस में ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए? यस, तो सिंपली आपका बिजनेस किस टाइप का है, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस, this is one factor which will decide if you need more fixed capital or no, or less.
तो अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हो तो आपको फिक्स एसेट ज़्यादा नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मशीनरी वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई प्लांट जैसे फैक्ट्री नहीं चाहिए होगी आपको. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न वी रिक्वायर लोअर इन्वेस्टमेंट इन, needs lower investment in fixed assets, and manufacturing higher investment in fixed assets. Trading को कम क्यों चाहिए? Because since it does not require to purchase plant and machinery etc. Since it doesn't require to purchase plant and machinery etc. ठीक है, बात समझ में आती है वैसे? The next point, scale of operations. ये भी सिंपल पॉइंट है. अगर आप छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं या बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, at a smaller scale or at a larger scale, what do you think? When would you need more fixed capital? Yes, simply क्योंकि लार्जर स्केल का मतलब है कि ज़्यादा आपको स्पेस भी चाहिए, ज़्यादा मशीन्स होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग, लैंड, ये सब ज़्यादा होगा आपके पास इफ़ यू आर ऑपरेटिंग एट अ लार्जर स्केल. So this is very very simple to understand. A larger organization operating at a higher scale needs bigger plant, more space etc. इसलिए and therefore requires higher investment in fixed assets and therefore requires higher investment in fixed assets as compared to a small organization. बताइए, समझ में आती है बात विषय? Then the next factor is also very simple to understand is choice of technique. जैसे labor intensive और capital intensive. Easy to understand. आप labor intensive technique use कर रहे हो या capital intensive technique? When would you require more fixed capital? Because that means we need more machines. और लेबर इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि आप लेबर ज़्यादा यूज कर रहे हो कंपेयर टू मशीन्स. तो लेबर इंटेंसिव को कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी और कैपिटल इंटेंसिव को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी. इजी टू अंडरस्टैंड? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, Sarah, can you hear me? Is it understandable to you?
A capital intensive organization requires higher investment in plant and machinery as it relies less on मैनुअल लेबर. तो कैपिटल इंटेंसिव को ज्यादा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल या ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी. The requirement of fixed capital for such organizations, the requirement of fixed capital for such organizations would be higher. ठीक है. और लेबर इंटेंसिव में आप ज्यादा मैनुअल लेबर पे डिपेंड करते हैं. लेबर इंटेंसिव organizations on the other hand require less investment in fixed assets. Hence, their fixed capital requirement is lower. Their fixed capital requirement is lower. Yes, Vashi, are you writing? Next point. Okay, just give me a second. I checked it. There was some interruption earlier, but I think it's fine now. Have you written this? Okay. Technology upgradation. तो ये भी विषय सिंपल है समझना. मान लीजिए मैं किसी ऐसे बिजनेस में डील करती हूँ जहां पे बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं in terms of technology. Suppose I have, let's say, a cyber cafe. वैसे तो आजकल बहुत ही कम ट्रेंड हो गया है इंटरनेट कैफेज का. But suppose I have one and I have a lot of computers there. अब कंप्यूटर्स में बहुत तेजी से अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, तो आई नीड टू कीप चेंजिंग द कंप्यूटर सो दैट दे आर अपग्रेडेड. सो आई वुड नीड डैश फिक्स्ड कैपिटल. मोर और लेस? यस. कंपेयर टू लेट्स से कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे जो चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी में वो इतनी तेजी से नहीं आते. लेट्स रीड दिस पॉइंट फ्रॉम द बुक वंस. In certain industries, assets become obsolete sooner. Consequently, their replacements become due faster. Higher investment in fixed assets may therefore be required in such cases. For example, computers become obsolete faster and are replaced much sooner than, let's say, furniture. Thus, such organizations which use assets which are prone to obsolescence require higher fixed capital to purchase such assets. मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर ज्यादा है या आपका जो मेन काम है वो उसी से रिलेटेड है, तो आपको उनको जल्दी से अपग्रेड करना पड़ता है. तो you need to invest more and more into this. Can you hear me, Vishi, properly?
ओके तो मैं आपको ये बता रही थी वैसे कि अगर मैं कुछ इस टाइप के एसिड्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ जो जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए कंपेयर्ड टू अगर मैं इस टाइप के एसिड्स यूज़ करती हूँ जो जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होते, आउटडेटेड नहीं होते. सो आई वॉज रीडिंग दिस फ्रॉम द बुक. आई रिपीट. In certain industries, assets become obsolete sooner. Consequently, their replacements become due faster. Higher investment in fixed assets may therefore be required in such cases. For example, computers become obsolete faster and are replaced much sooner than, let's say, furniture. Thus, such organizations which use assets which are prone to obsolescence require higher fixed capital to purchase such assets. डू यू अंडरस्टैंड? सुनाई दे रहा है आपको व्हाट आई एम सेइंग? ओके ये आपने समझा वैसे ये जो मैंने अभी रीड किया था या यू कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली एट दैट टाइम? So if I'm using more of such assets which are prone to obsolescence, जो जल्दी से outdated हो जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा fixed capital चाहिए compared to अगर मैं ऐसे assets use करती हूँ जो बहुत जल्दी से outdated नहीं होते. Let's say फर्नीचर में भी देखो डिजाइन्स वगैरह तो चेंज हो जाते हैं बट इतनी जल्दी नहीं होते जितना लेट्स से कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजी, राइट? चलिए लिखते हैं अच्छे इसमें. इन सर्टेन इंडस्ट्रीज assets become obsolete sooner. As a result, their replacements become due faster. So, higher investment in fixed assets is required in such cases. Yes? Example. Computers become obsolete faster and are replaced much sooner and are replaced much sooner than, example, say furniture. So the organizations which use assets which are prone to obsolescence, they require more fixed capital. Thus, such organizations which use assets which are prone to obsolescence require higher fixed capital, require higher fixed capital to purchase such assets. अंडरस्टैंडेबल विषय? ओके तो अभी तक हमने क्या किया? नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. सिंपल टू अंडरस्टैंड अगेन. अगर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूं जो बहुत ग्रो कर रही है, तो मुझे what would I need? Higher fixed capital or lower fixed capital?
यस, बिकॉज ग्रोथ का मतलब ही होता है कि जैसे मैं नई नई ब्रांचेस ओपन कर रही हूँ, आई एम सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स, आई नीड मोर मशीन्स, मे बी मोर लैंड बिल्डिंग, क्योंकि दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ. तो अगर एक ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए कंपेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. राइट. Higher growth of an organization generally requires higher investment in fixed assets. In fixed assets. This entails, मतलब this would mean higher investment in fixed assets. नहीं, ये repeat हो जाएगी लाइन. ये देखते हैं एक बार फिर से. Higher growth of an organization generally requires higher investment in fixed assets and consequently larger fixed capital, and as a result more fixed capital. ये मतलब है इसका. That's it. The next point is diversification. Can you tell me the difference between growth and diversification? Any idea? Good, good. The growth generally would mean that we are growing in the same field, in the same business activity. But diversification usually means that we are combining more business activities, we are venturing into new businesses. For example, Tata. Now, Tata has ventured into so many types of businesses, so we say it's a highly diversified organization. Tata has cars, Tata has, they say, Tata Salt, Tata Tea, Tata has jewelry brand Tanish, Tata has watches brand Titan, Tata even has a garment store West Side, Tata has now also ventured into airlines. Earlier also Tata was into airlines and now again. So मतलब जब आप नए नए बिजनेस एक्टिविटीज ऐड ऑन कर रहे हो तो वो डाइवर्सिफिकेशन है, बट अगर आप सेम में ही ग्रो कर रहे हो तो वो ग्रोथ है. तो अब आप बता सकते हैं अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है यू वुड नीड लार्जर फिक्स्ड कैपिटल और स्मॉलर फिक्स्ड कैपिटल, because you have to diversify, you have to open new businesses. A firm may choose to diversify its operations for various reasons. With diversification, fixed capital requirements increase. Example, जैसे a textile company is diversifying and टेक्सटाइल कंपनी अब डाइवर्सिफाई कर रही है और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो आ रही है तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन. एंड
cement manufacturing plant. तो फिर ये तो मतलब ऑब्वियस ही हो जाता है कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, राइट? Obviously, its investment in fixed capital will increase. The next point, let's make it last point for today. Financing alternative. Financing alternative. लिख लिया अर्षित? ओके, जैसे मान लीजिए मुझे एक मशीन चाहिए, आई नीड अ मशीनरी. How can I get it? I have two options in front of me. Either I can get it on lease, मतलब आप समझ सकते हैं रेंटल्स पे करके आप उसको ले लें, या आप उसको स्ट्रेट अवे खरीद ही लो, आउटराइट परचेज. आप बताइए किस केस में वी वुड नीड मोर मनी? ये सिंपल है, अगर आप लीज पे लेते हो तो आपको रेंटल्स देने होंगे, तो जो अमाउंट ऑफ capital that you would need for that would be lower as compared to if you're outrightly purchasing it. तो यही ये point है financing alternative, that what all options do you have in front of you. If you can get that asset on lease, then you can save on your fixed capital. But if you have to outrightly purchase it, then the fixed capital requirement would be higher. So एक बार यहाँ से पढ़ते हैं. A developed financial market may provide leasing facilities as an alternative to outright purchase. When an asset is taken on lease, the firm pays lease rentals and uses it. By doing so, it avoids huge sums required to purchase it. Availability of leasing facilities thus may reduce the funds required to be invested in fixed assets, thereby reducing the fixed capital requirements. Such a strategy is obviously और स्पेशली सूटेबल इन हाई रिस्क लाइन्स ऑफ बिजनेस. जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है वहां पे आपको लीज पे अगर मिल जाए कोई एसेट, देन इट्स अ बेटर ऑप्शन. तो सिंपल है विषय, अगर आपने एसेट लीज पे लिया है देन द फर्म पेज लीज रेंटल्स एंड यूजेस इट. uses it मतलब uses the asset. So it may reduce the funds required to be invested in dash assets. Yes, reduce the funds required to be invested in fixed assets. On the other hand, if you have to outrightly purchase it, then of course you would need more fixed capital. Understandable, Vishay? So when an organization takes an asset on lease, it pays the lease rentals and uses the asset, then it reduces the requirement of funds to be invested in fixed assets. And on the other hand, if an organization has to outrightly purchase a fixed asset, then of course more investment is needed in fixed assets. That's it. Okay.